नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक हमने उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियों के बारे में पढ़ लिया था। कोल, किरात और खस के बारे में। उसके बाद कुडिंद राजवंश की बात कर ली थी। फिर पौरव राजवंश पढ़ा था और उसके बाद कत्यूरी राजवंश भी पढ़ लिया। अब इन सभी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों के बारे में एक एक करके बात करते हैं और इनके उत्तर अभी सामने मैंने लिखे नहीं है। वो जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा उसके बाद लिखेंगे तो आपके पास थोड़ा समय रहेगा कि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो एक एक करके प्रश्नों के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहला प्रश्न है, कोल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगर जो मैंने वीडियो पढ़ाए थे आपको, अगर आपने उससे नोट्स बनाए होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जो अभी परीक्षाएं हो रही है उनमें भी उससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो आप कोल को किस अन्य नाम से जाना जाता है ये आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, मैं अभी बता देता हूं। इनको मुंड या सबर बोला जाता था। मुंड या सबर। दूसरा प्रश्न है, कोलों को हिमालय की प्राचीनतम जाति किसने कहा? कोलों को हिमालय की प्राचीनतम जाति किसने कहा? ये कहा था डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा जी ने। डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा जी ने कोलों को हिमालय की प्राचीनतम जाति बोला गया था। तीसरा प्रश्न है, स्कंद पुराण में किरातों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? स्कंद पुराण में किरातों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर यह नाम प्रयोग किया गया था भिल्ल। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को भिल्ल बोला गया है। चौथा प्रश्न है, किरातों को किस प्रजाति से संबंधित मानते हैं? किरातों को किस प्रजाति से संबंधित मानते हैं? पढ़ा हुआ है सब आपने। इनको माना जाता है मंगोल प्रजाति से संबंधित। फिर अगला प्रश्न है, किरातों के आराध्य देव कौन है? किरातों के आराध्य देव कौन थे? तो ये शिव है, भगवान शिव। तो कुछ कहानियां ये भी हैं कि शिव के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध किए थे करके। तो ये शिव को अपने आराध्य देव मानते हैं, ये आपको याद करना है। फिर अगला प्रश्न है, किरातों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय की बात हो रही है। ये आपको पूरी डिटेल में बताया गया था जब वीडियो मैंने पढ़ाया था। वीडियो में इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भेड़ और बकरियां जिनका ऊन बेच के जीविकोपार्जन करते थे। ये डिटेल में आप वीडियो में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अभी बात करते हैं किरातों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। फिर अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्वों में खसों का उल्लेख है? महाभारत के किस पर्वों में खसों का उल्लेख है? तो महाभारत के सभा पर्वों में इनका उल्लेख है। और उसमें यह है कि ये कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। फिर अगला प्रश्न है, बोध गया शिलालेख में किसे खस देश का राजा बताया गया है? बोध गया शिलालेख में किसे खस देश का राजा बताया गया है? तो इसका नाम है अशोक चल। अशोक चंद्र को बताया गया। नवा प्रश्न है इसमें, महाभारत में कुडिंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? महाभारत में कुडिंद के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है, द्विज। तो ये भी नवे प्रश्न का उत्तर हो गया। आपने अगर वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किस कुडिंद शासक की मुद्राएं रजत तथा ताम्र दोनों प्रकार की धातुओं की थी? रजत और ताम्र धातु की थी। यह है इनका सबसे शक्तिशाली राजा, कुडिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। तो ये है अमोघ भूति। अमोघ भूति ने रजत और ताम्र दोनों प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। और इसके बाद जो राजा थे उन्होंने सिर्फ ताम्र धातु की मुद्राएं चलाई थी। जो अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं वो सिर्फ ताम्र धातु की हैं, लेकिन अमोघ भूति ने रजत और ताम्र दोनों प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। फिर अगला प्रश्न है, द्विलिपि मुद्राएं किस कुडिंद शासक की हैं? द्विलिपि मुद्राएं किस कुडिंद शासक की हैं? ये भी अमोघ भूति की है। अमोघ भूति की हैं द्विलिपि मुद्राएं। कौन कौन सी लिपि हैं? ब्रह्मी और खरोष्टी। ब्रह्मी और खरोष्टी दो लिपियां थी अमोघ भूत की मुद्राओं में। बाकी जितने भी राजा इस वंश के थे, कुडिंद वंश के, उनकी मुद्राओं में सिर्फ ब्रह्मी लिपि थी,
सिर्फ एक यही राजा है जिसकी द्विलिपि मुद्रा है, ब्राह्मी और खरोष्टी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि क्या थी? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इसको, ये थी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, तालेश्वर अभिलेख में तालेश्वर अभिलेख किस वंश का है? तालेश्वर अभिलेख किस वंश का है? ये आपको सब बता दिया गया है पहले वीडियो में, आप देख लीजिएगा पूरी डिटेल में वंश के बारे में। किस वंश का है? पौरव वंश का है। तालेश्वर अभिलेख किस वंश का है? पौरव वंश का। और ये तालेश्वर अल्मोड़ा से प्राप्त है, तालेश्वर अभिलेख, और ये पौरव वंश का है। फिर अगला प्रश्न है, तालेश्वर अभिलेख में कितने राजाओं का नाम है? तालेश्वर जो अभिलेख है इसमें कितने राजाओं का नाम है? तो इस अभिलेख में 5 राजाओं का नाम है। यह अभिलेख जब आप पौरव वंश पढ़ा रहा था तब आपको डिटेल में बताया गया था। द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के जो ये अभिलेख हैं, इसमें तालेश्वर अभिलेख में 5 राजाओं के नाम है। जो इनका पहला राजा है वो विष्णुवर्मन प्रथम है, उसके बाद वृषवर्मन है दूसरा, तीसरा है अग्निवर्मन, उसके बाद 4th नंबर है द्युतिवर्मन का, और उसके बाद फिर बनता है विष्णुवर्मन द्वितीय। तो इस तरह से 5 राजाओं का नाम है तालेश्वर अभिलेख में, अल्मोड़ा से प्राप्त। फिर अगला प्रश्न है, पौरव वंश में राजा के निवास स्थान या जहां वो रहता है राजमहल को क्या कहते थे? तो इसको बोला जाता था कोट। पौरव वंश में राजा के निवास स्थान या राजमहल को कोट बोला जाता था। फिर अगला प्रश्न है, पौरव वंश में राजधानी को क्या कहा जाता था? राजधानी को पौरव वंश में हाट कहते थे। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, कत्यूरी वंश के संस्थापक का नाम? ये तो सभी को पता है, वसंतदेव। कत्यूरी वंश का संस्थापक, प्रथम परिवार का पहला सदस्य, कत्यूरी वंश का संस्थापक वसंतदेव। और इस पे कत्यूरी में आपको पूरी डिटेल में सभी राजाओं के बारे में एक एक करके बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, पूरा कत्यूरी वंश, उस पर एक एक राजा के बारे में डिटेल से बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कत्यूरी अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम का उल्लेख है? कत्यूरी अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो इसमें 14 राजाओं के नाम का उल्लेख है। वही बात जब कत्यूरी वंश में पढ़ा था, इनको गिरिराज चक्र चूड़ामणि बोला जाता था, ये 14 राजाओं को, और एक एक की उपाधि और इन्होंने क्या कार्य किए, क्या इनके अन्य उपाधियां थी, ये सब डिटेल में वीडियो में बताया गया है, आप उसको देख लीजिएगा कत्यूरी वंश का। 19वां प्रश्न है, सबसे पहले किसने कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया? एटकिंसन ने। ये कार्तिकेयपुर को सबसे पहले कत्यूरी बोला था, एटकिंसन ने सबसे पहले इसको बोला था। अगला प्रश्न है, बागेश्वर शिलालेख में किसे निम्वर्त कहा गया है? बागेश्वर शिलालेख में किसे निम्वर्त कहा गया है? निम्बरदेव को निम्वर्त कहा गया है। बागेश्वर शिलालेख में निम्बरदेव को निम्वर्त कहा गया है। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसे बराहावतार के समान बताया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसे बराहावतार के समान बताया गया है? ये सारी डिटेल पढ़ा दी गई थी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव को बराहावतार के समान बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है, ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख का लेखक कौन था? यहां से जितने ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं आपको सबके लेखक बता दिए गए थे। अब उसमें से एक प्रश्न बना है कि ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख का लेखक कौन है? आपने पढ़ा है सब, अगर आप भूल गए तो फिर से पूरा रिवाइज कीजिएगा वीडियो देख के, या नोट्स बनाइए। गंगाभद्र या गंगभद्र नाम है इसका, गंगाभद्र या गंगभद्र नाम था इसका, और यह है ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर का जो ताम्र अभिलेख है उसका लेखक है। तो इस तरह से एक प्रश्न, ये 22 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी राजा को राजा पृथु के समान बताया गया है? किस कत्यूरी राजा को राजा पृथु के समान बताया गया है? ये है आपका आंसर, ललित सूरदेव। लिख लीजिएगा, ललित सूरदेव। फिर अगला प्रश्न है,
24वां प्रश्न है बुद्ध श्रमण शत्रु। बुद्ध श्रमण शत्रु किस कत्यूरी शासक की उपाधि थी? ये उपाधि थी भूदेव की। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो इसने यह उपाधि धारण की थी, बुद्ध श्रमण शत्रु। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, कत्यूरी वंश का बागेश्वर शिलालेख किस राजा का है? ये भी भूदेव का है। बागेश्वर का शिलालेख भूदेव का कत्यूरियों। अगला प्रश्न है किस कत्यूरी राजा ने राजधानी परिवर्तित की थी? कहां परिवर्तित की है? बैजनाथ में, कार्तिकेयपुर में। किसने स्थापित की? बैजनाथ, कार्तिकेय, बागेश्वर में किसने स्थापित की थी? राजा नरसिंह देव ने। नरसिंह देव ने यहाँ पर राजधानी परिवर्तित की। अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी का क्या नाम था? सेना कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। एक तो पैदल थी जिनको गोलमिक बोलते थे, एक अश्व की थी, घोड़े की, एक हाथी की, ऊंट की। इनके सर्वोच्च अधिकारी होते थे। इन तीनों के ऊपर भी एक सर्वोच्च अधिकारी होता था तीनों सेनाओं का, उसका क्या नाम है? ये पढ़ाया था, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ाई है, आप वीडियो में देखिएगा, अगर नहीं देखा है आपने उससे अच्छे से पढ़िए। उसको बोलते थे हस्त्य सवोष्ट्र बलाधिकृत। हस्त्य सवोष्ट्र बलाधिकृत। तो उस सर्वोच्च अधिकारी जो तीनों सेनाओं का हेड था उसको हस्त्य सवोष्ट्र बलाधिकृत बोलते थे, और सेना का संचालन यहाँ राजा करता था। अगला प्रश्न है कत्यूरियों के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में भूमि का नाप करने वाले अधिकारी का नाम। भूमि का नाप करने वाला अधिकारी, इसको प्रभावतार या प्रमावतार बोलते थे। जो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी था इसका नाम प्रभावतार या प्रमावतार था, इसका नाम। अगला 30वां प्रश्न है दुधारू पशुओं से दुग्ध प्राप्त करने वाले कर्मचारी या अधिकारी का क्या नाम था? यही कत्यूरी काल की बात हो रही है, यहाँ पर भी इसके आगे लिख लीजिएगा। दुधारू पशुओं से दुग्ध प्राप्त करने वाले को बोलते थे आभीर, उसका नाम था आभीर। अगला प्रश्न है 31, कत्यूरियों के शिलालेखों की लिपि क्या थी? शिलालेखों की लिपि अभी क्या थी? इनकी शिलालेखों की लिपि, इनकी इसकी लिपि है कुटिला। कुटिला इसकी लिपि है शिलालेखों की इनके। अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में स्थापत्य कला में किस शैली का प्रभाव है? कत्यूरी काल में स्थापत्य कला में किस शैली का प्रभाव है? इसमें है नागर शैली का प्रभाव। मैं लिख नहीं रहा, आंसर आप लिखिएगा। कत्यूरी काल में स्थापत्य कला में किस शैली का प्रभाव है? नागर शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न, किन कत्यूरी मंदिरों को कत्यूरी शिखर वाले मंदिर कहते हैं? किन कत्यूरी मंदिरों को कत्यूरी शिखर वाले मंदिर कहते हैं? वो मंदिर है छत्रयुक्त मंदिर। ये मंदिरों के बारे में, छत्रयुक्त मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर है, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाया है वीडियो में, तो आप वहां से पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न, इतने प्रश्न हैं। अभी जैसे जैसे अन्य टॉपिक में वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, फिर उससे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखेंगे। इससे आपकी जो आगामी परीक्षा है उनके लिए आपकी तैयारियां अच्छे से हों, यही प्रयास कर रहा हूं मैं अभी। तो आप ये सारे प्रश्नों को हल कीजिए, जो आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते आप वीडियो से देखिए। उसके बाद ये नए वीडियो में आप किसी और वंश के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, अलग अलग विषयों के बारे में भी एक एक करके वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।